दोस्तों, जरा सोचिए और अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में रख के देखिए कि आप अपनी फैमिली के साथ शहर के बाहर कहीं छुट्टी मनाने गए हैं और अचानक से आपको पता लगता है कि जिस शहर से आप आए हैं वहां ब्लैकआउट हो चुका है और धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। यानी आपके फोन्स और सैटेलाइट कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ना ही आप अपना इंटरनेट चला सकते हैं और ना ही किसी को मैसेज करके बता सकते हैं कि आप कहां पर हैं, जिसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से बाकी दुनिया से कट आउट हो चुके हैं। और ऐसी ही एक कहानी आज मैं आप सभी को इस फिल्म में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मिडिल क्लास परिवार से, जहां एक लेडी अमांडा अपने पति, जिसका नाम है क्ले, उसको नींद से उठाती है और उसे एक्साइटमेंट से बताती है कि उसने ब्रुकलिन में एक होम स्टे बुक किया है और वे बच्चों के साथ वहां चल रहे हैं। अमांडा की एक छोटी बेटी है जिसका नाम है रोज और एक बड़ा बेटा जिसका नाम है आर्ची। वे लोग न्यूयॉर्क से ब्रुकलिन कुछ ही घंटे में अपने होम स्टे में पहुंच जाते हैं। क्ले को वह होम स्टे बहुत पसंद आता है, जिसके बाद अमांडा ग्रोसरी स्टोर में रात के खाने का सामान लेने जाती है और जब वह अपनी गाड़ी पर सामान रख रही होती है तभी उसको एक शख्स दिखता है जिसको देखकर वह बहुत हैरान होती है, क्योंकि वह आदमी कई महीनों का राशन ले जा रहा था, मानो कोई आपदा आने वाली हो। अगले ही दिन वह परिवार समुद्र तट पर एक सुंदर दिन बिताते जाता है। कुछ पल बिताने के बाद रोज को कुछ किलोमीटर दूर एक विशाल समुद्री जहाज दिखता है जिसको वह नजरअंदाज करती है। अपनी फैमिली के साथ लंच करते समय एक बार फिर से रोज उस जहाज को दिखाती है, लेकिन इस बार वह पहले से करीब होता है। कुछ समय बाद जब अमांडा की नजर उस जहाज पर पड़ती है तो वह पहले से भी और करीब होता है, जिसके बाद अमांडा डर के मारे अपने पति क्ले और बच्चों को वहां से जल्द निकालने को कहती है। और कुछ ही सेकंड्स में पूरे समुद्री तट पर हड़कंप मच जाता है और वह जहाज आकर सीधा समुद्री तट पर टकराता है। क्ले जब गार्ड से जहाज के बारे में पूछता है तो गार्ड उन्हें बताता है कि जहाज के नेविगेशन सिस्टम में खराबी होने के कारण ऐसा हुआ है। घर पहुंचने के बाद जब अमांडा अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी तभी उसकी नजर बाहर उस घर के गार्डन पर पड़ती है और उसे 2 हिरण दिखाई देते हैं, जिसको अभी भी वह परिवार सामान्य स्थिति में ले रहा था। उस रात जब अमांडा और क्ले बच्चों को सुलाने के बाद आपस में बातें कर रहे थे तभी उनकी शांति भंग हो जाती है जब उनके घर के मेन दरवाजे पर कोई आधी रात दस्तक देता है। क्ले डर के वह दरवाजा खोलता है और तभी क्ले को 2 लोग दिखाई देते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति क्ले से माफी मांगता है और उस घर का मालिक होने का दावा करता है। वह अपना नाम जॉर्ज बताता है और उसके साथ उसकी बेटी रूथ होती है। उनका दावा है कि न्यूयॉर्क शहर में ब्लैकआउट हो गया है, जिस वजह से फोन्स और इंटरनेट काम नहीं कर रहे हैं। अमांडा को जॉर्ज पर शक होता है क्योंकि इतनी देर रात किसी का आना कोई सामान्य बात नहीं थी। जॉर्ज उस परिवार से अपने ही घर में रहने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वह और उसकी बेटी रूथ इस घर के बेसमेंट में रह सकते हैं ताकि उन्हें ब्लैकआउट से बचने के लिए कोई सेफ जगह मिल जाए, और वह नहीं चाहता कि अमांडा और क्ले इस घर को छोड़कर जाए क्योंकि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। वह अमांडा और क्ले से होम स्टे की बुकिंग के आधे पैसे लौटाने की भी बात करता है और अपने ही घर की एक अलमीरा को खोलकर वह यह भी विश्वास दिलाता है कि वह ही इस घर का मालिक है। अमांडा क्ले को लेकर एक अलग कमरे में जाती है और दोनों आपस में जॉर्ज और उसकी बेटी रूथ को घर पर रखने पर बहस करते हैं। आखिरकार अमांडा जॉर्ज और उसकी बेटी को घर पर रखने से सहमत हो जाती है। वह जानबूझकर जॉर्ज से कुछ सवाल पूछती है ताकि वह अपने शक को सच कर सके, लेकिन जॉर्ज अमांडा के सारे सवालों का बड़े आराम से जवाब देता है। तभी रूथ टीवी ऑन करती है जिसमें पूरे देश भर में आपातकालीन स्थिति बनी होती है और अमांडा को धीरे धीरे जॉर्ज की बातों पर विश्वास होने लगता है कि जो सब बातें उसने अभी तक उनको बताई है वह सच है। उस रात जॉर्ज अपनी बेटी रूथ के साथ बेसमेंट में ही सो जाता है। अगली सुबह अमांडा की नींद उसके फोन पर आए नोटिफिकेशन से खुलती है, जिसको पढ़कर वह घबरा जाती है और क्ले को बताती है कि उसने टोटल 4 नोटिफिकेशन देखे, जिसमें से 2 ब्लैकआउट के बारे में थे।
तीसरा नोटिफिकेशन इस बारे में था कि इन सबके पीछे हैकर्स का हाथ है, और चौथा नोटिफिकेशन अमांडा को समझ नहीं आया। नीचे किचन में जाकर अमांडा यही बातें जॉर्ज की बेटी रूथ को भी बताती है। रूथ कहती है कि अगर इन सब के पीछे हैकर है तो हैकर्स देश के पावर प्लांट्स में घुसकर पूरे देश की बिजली को बंद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले ऐसा ही किस्सा जर्सी शहर में हुआ था। यह सुनकर अमांडा बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की बहुत चिंता होने लगती है। तभी वहां पर जॉर्ज भी आ जाता है और वह क्ले के बारे में पूछता है। अमांडा बताती है कि क्ले न्यूज़पेपर लेने मार्केट गया है और अन्य लोगों से मिलने भी, ताकि ब्लैकआउट के बारे में कुछ खबर उन्हें मिल सके। जॉर्ज भी अपने पड़ोसी से मिलने का फैसला लेता है, जो कि उसके घर से कुछ ही मील की दूरी पर रहता है। लेकिन निकलने से पहले अमांडा जॉर्ज को वही 4 नोटिफिकेशन की खबर देती है, जिसको सुनकर जॉर्ज ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है और वह सभी से कुछ छुपा रहा है। लेकिन वह इस बात को हंसी मजाक में लेता है और अपनी बेटी और अमांडा को विश्वास दिलाता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद रूथ बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसे अपनी मां की चिंता होने लगती है, जो देश से बाहर अपने काम से गई थी और कुछ ही दिनों में अपनी फ्लाइट से वापस अमेरिका लौटने वाली थी। रूथ की चिंता का कारण यह था कि अगर ब्लैकआउट के पीछे हैकर्स का हाथ है तो फिर प्लेन्स के जीपीएस भी काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि रूथ की मां अब कभी अमेरिका नहीं लौटेगी और उनका प्लेन दुनिया के किसी भी कोने में क्रैश हो सकता है। लेकिन जॉर्ज अपनी बेटी को हौसला दिलाता है और यह बात टाल के अपने पड़ोसी से मिलने के लिए निकल जाता है। उधर क्ले जब मार्केट की तरफ बढ़ रहा था, तभी वह देखता है कि उसकी गाड़ी का जीपीएस काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब होता है कि सैटेलाइट का धरती से अब संपर्क टूट चुका है, और कुछ ही सेकंड्स में उसे आसमान से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वह बहुत डर जाता है। और तभी वह आसमान पर एक ड्रोन को दिखाता है जो लाल कागज धरती पर बरसा रहा था। यह सब देखकर वह घबरा जाता है और अपनी गाड़ी घर की तरफ वापस मोड़ता है और वहां से जल्द निकल जाता है। उधर जॉर्ज अपने पड़ोसी के घर पहुंचता है और वह यह देखकर दंग रह जाता है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। उस घर पर कोई न मिलने पर जॉर्ज उस घर के गैराज में जाता है और अपने पड़ोसी का सैटेलाइट फोन यूज करता है। वह खुले आसमान के नीचे आता है और एक बार फिर से दंग रह जाता है जब उसको सैटेलाइट फोन पर एक भी सिग्नल नहीं मिलता, जिससे वह समझ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जॉर्ज तुरंत उस घर के पास मौजूद समुद्री तट पर जाता है, जहां उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे एक घड़ी से लगा कटा हाथ मिट्टी के अंदर दफन मिलता है। जॉर्ज की नजर सामने खुले समुद्र पर पड़ती है और उसे वहां एक हवाई जहाज क्रैश मिलता है और कई 100 लोगों की डेड बॉडी उस तट पर पड़ी होती है। तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ती है और वह देखता है कि एक जहाज उसकी ओर बढ़ रहा है, जो कि कुछ ही सेकंड्स में क्रैश होने वाला है। जॉर्ज वहां से तेजी से भागता है और किसी तरह उस जहाज के गिरने से पहले अपनी जान बचा लेता है और घर पर वापस पहुंचकर बच जाता है। दूसरी तरफ अमांडा की बेटी रोज जब स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है, तभी उसे कुछ हिरण दिखते हैं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उनका समूह काफी बड़ा है, जिसके बाद वह अपने भाई आर्ची के साथ उनके पीछे जंगल में जाती है। दोनों को जंगल में एक छोटा वीरान शेल्टर दिखाई देता है, मानो वहां कोई आता जाता ना हो। तभी आर्ची रोज को दिखाता है कि शायद इस वीरान शेल्टर में कोई आता है, क्योंकि वहां झाड़ियों में किसी इंसान की छाप थी। तभी रोज की नजर उस शेल्टर की खिड़की से कुछ मीटर दूर मौजूद एक घर पर पड़ती है। रोज आर्ची से कहती है कि उसने गार्डन में कई हिरणों का समूह देखा, जिनका एक साथ दिखना कोई सामान्य बात नहीं है, जिस बात को आर्ची सीरियस नहीं लेता और उसे यह बातें मजाक लगती हैं। घर लौटते समय आर्ची के पैर पर एक कीड़ा काट लेता है और इस दौरान रोज उसी घर को देखते हैं जिस घर को वह शेल्टर के अंदर से देख रही थी और आर्ची से वहां चलने को कहती है। लेकिन आर्ची साफ मना कर देता है, क्योंकि उन्हें घर के लिए काफी देर हो चुकी थी। रास्ते में रोज को पेड़ों के बीच से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ बढ़ते पक्षी दिखाई देते हैं, जो कि सैकड़ों की तादाद में उड़ रहे थे, मानो उन्हें किसी विनाश की भनक लग गई हो।
उधर जॉर्ज घर पहुंच जाता है और अमांडा को बताता है कि बाहर मामला काफी नाजुक है, क्योंकि उसके पड़ोसी के घर पर रखी सैटेलाइट फोन भी काम नहीं कर रही है। वह अमांडा को बताता है कि सैटेलाइट फोन होते ही इसीलिए हैं कि बिना सिग्नल के जरिए किसी से भी मदद या फिर बात की जा सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि धरती से सारे सैटेलाइट्स डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जिस वजह से अब आसमान में मौजूद प्लेन्स अपनी लोकेशन खोकर क्रैश हो रहे हैं। इतना कहते ही एक जोर से रेडियो एक्टिव साउंड उनके कानों तक पहुंचती है, जिसको सुनना बहुत ही खतरनाक माना जाता है। वह साउंड सभी के लिए असहनीय थी। अमांडा जंगल में जाकर अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है और उन्हें घर ले आती है। आर्ची सभी से कहता है कि उसने कान सही से बंद नहीं किए थे, जिस वजह से अब उसके सर में दर्द हो रहा है और वह आराम करने चला जाता है। क्ले तभी घर पहुंचता है और सभी को घबराया हुआ लगता है। अमांडा उससे ब्लैकआउट से जुड़ी जानकारी के बारे में पूछती है। वह कहता है कि कार का जीपीएस ऑन ऑफ होने के कारण वह मार्केट पहुंच ही नहीं पाया और उसने भी वह भयानक रेडियो एक्टिव आवाज सुनी थी। और यही नहीं, बल्कि उसने आसमान में एक ड्रोन भी देखा जो लाल कागज बरसा रहा था। और तभी वह सभी को लाल कागज दिखाता है, जिस पर एक मैसेज लिखा होता है, जो कि उन चारों में से किसी को समझ नहीं आता। तभी आर्ची सामने से कहता है अमेरिका की मौत और दावा करता है कि इस लाल कागज में यह संदेश दिया गया है और वह भाषा समझ सकता है, क्योंकि ऐसे ही भाषा का प्रयोग उसने बचपन में अपने वीडियो गेम में देखा था। इतना कहते ही उसी समय अमांडा और क्ले अपने बच्चों को लेकर वहां से जाने लगते हैं। जॉर्ज उस फैमिली को काफी समझाता है, बताता है कि बाहर जाना उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जॉर्ज की बातों को इग्नोर कर वह फैमिली वहां से निकल जाती है। हाईवे पर पहुंचने से पहले उस फैमिली को दिखता है कि सामने काफी सारी गाड़ियां जाम में फंसी है। अमांडा गाड़ी से उतरकर जाम का कारण देखने जाती है और तभी उसे महसूस होता है कि सभी गाड़ियों में एक भी इंसान नहीं है और कुछ गाड़ियों का तो एक्सीडेंट भी हुआ होता है। अमांडा की नजर गाड़ी पर लिखे सेफ्टी फीचर के इंस्ट्रक्शंस पर पड़ती है, जहां उसको ऑटो पायलट शब्द दिखता है, जिससे वह तुरंत समझ जाती है कि यह सारी गाड़ियां हैक हो चुकी है और ऑटो पायलट मोड में यहां तक आई है। अमांडा भागती हुई अपनी गाड़ी की तरफ जाती है और क्ले को गाड़ी में बैठने को कहती है, क्योंकि अगली गाड़ी किसी भी वक्त वहां आ सकती है। वह अगली गाड़ी आते हुए देखती है और अपनी गाड़ी को बहिनी तरफ मोड़कर अपनी फैमिली को बचा लेती है। वह किसी तरह सभी गाड़ियों से बचकर अपनी फैमिली को वापस जॉर्ज के घर सुरक्षित ले जाती है। अब सभी लोग सोच में पड़ जाते ही कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे थे। अपना ध्यान भटकाने के लिए अमांडा और जॉर्ज उसी रात ड्रिंक का सहारा लेते हैं, जहां जॉर्ज अमांडा को एक ऐसी बात बताता है जो उसने अभी तक किसी को नहीं बताई थी। जॉर्ज एक ऐसी जॉब करता था जहां वह अपने क्लाइंट्स का सारा पैसा हैंडल करता था। सारे क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट उसका ऐसा भी था जो कि बहुत पावरफुल आदमी था और जॉर्ज का दोस्त भी था। जॉर्ज अमांडा से कहता है कि उस क्लाइंट ने एक बार जॉर्ज को अपने घर बुलाया और अपना सारा पैसा एक जगह ट्रांसफर करने को कहा, क्योंकि वह कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जा रहा था। और जब जॉर्ज ने उस क्लाइंट से बाहर जाने की वजह पूछी तो उसने बस जॉर्ज को एक जवाब दिया कि वह अपना ख्याल रखे। और यही बात जॉर्ज को कहानी की शुरुआत से बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि वह समझ गया था कि उसके क्लाइंट को पहले से ही मालूम था कि देश में यह घटना होने वाली है और अक्सर पावरफुल लोगों को होने वाले ब्लैकआउट के बारे में पहले से ही भनक लग जाती है। जॉर्ज के मुंह से यह शब्द सुनकर अब अमांडा भी अंदर से घबराने लगी थी। तभी एक बार फिर से वही रेडियो एक्टिव साउंड सभी को सुनाई देती है और इस बार घर की खिड़कियों के कुछ कांच भी टूट जाते हैं। अमांडा रात को सोते समय अपनी बेटी रोज को देखती हैं कि वह जाग रही है। रोज अमांडा से कहती है कि वह कई दिनों से फ्रेंड्स वेब सीरीज के लास्ट एपिसोड के बारे में सोच रही है और इंटरनेट ना होने की वजह से वह नहीं देख पा रही है और उससे अब और इंतजार नहीं होता। अगली सुबह अमांडा जब नींद से जागती है तो क्ले उसे बताता है कि रोज उनसे पहले उठ गई थी और कहीं चली गई है और वह उसे ढूंढने जा रहा है,
तभी आर्ची बेड से उठता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते वह धीरे धीरे अपने दांत निकालने लगता है, मानो वे कोई नकली दांत हो। अमांडा आर्ची को देखकर डर जाती है और चिल्लाकर क्ले को तेज आवाज से बुलाती है। क्ले को भी वह दृश्य देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अब परेशानी का कारण यह था कि आर्ची को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएं, क्योंकि एक ही रास्ता है शहर पहुंचने का, जो कि है एक्सप्रेसवे, जिसमें कई 100 गाड़ियां फंसी हुई है। आर्ची सभी को बताता है कि शायद उसकी इस हालात के पीछे कीड़े का हाथ है, क्योंकि कल घर लौटते समय उसे कीड़े ने काटा था, या फिर रेडियो एक्टिव साउंड का, जो कि उसने जंगल में सुनी थी और वह अपने कान ढकना भूल गया था। तभी जॉर्ज कहता है कि आर्ची को उसके दोस्त डैनी के पास लेकर जाना चाहिए, और डैनी वही बंदा है जिसको अमांडा ने कहानी की शुरुआत में ग्रोसरी स्टोर से काफी सारा सामान ले जाते हुए देखा था। जॉर्ज कहता है कि डैनी के पास कुछ एंटीबायोटिक मिल सकती है जिससे आर्ची ठीक हो सकता है। उसी समय क्ले वहां पहुंचता है और सभी को बताता है कि उसने घर का कोना कोना ढूंढ लिया, लेकिन उसे रोज कहीं नहीं मिली। रूथ तभी सभी को बताती है कि उसकी साइकिल गायब है। इसका मतलब रोज साइकिल लेकर कहीं गई है। आर्ची कहता है कि रोज शायद उस वीरान शेल्टर में गई होगी जो उसने रोज के साथ हिरण का पीछा करते समय कल जंगल में देखा था। जिसके बाद अमांडा रोज को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ दौड़ती है। जॉर्ज और क्ले आर्ची को डैनी के घर ले जाते हैं। जॉर्ज अपनी बेटी रूथ को भी अमांडा की मदद करने जंगल में उसके पीछे भेजता है। अमांडा और रूथ जब उस वीरान शेल्टर में पहुंचते हैं तो वहां रोज का कोई नामो निशान नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन में अमांडा और रूथ के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि एक तरफ अमांडा अपनी बेटी रोज के लिए परेशान होती है और वहीं दूसरी तरफ रूथ को अभी तक यह भी नहीं पता कि उसकी मां जिंदा भी है या नहीं, जो कि अपनी फ्लाइट से अमेरिका लौटने वाली थी। तभी उस वीरान शेल्टर के बाहर से किसी जानवर की दौड़ने की आवाज आती है। अब जब तक वह दोनों यह समझ पाते कि बाहर क्या चीज दौड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज और क्ले आर्ची को लेकर डैनी के घर पहुंच जाते हैं। उसके घर का दरवाजा खटखटाने पर उन्हें विंडो से डैनी दिखाई देता है, जो जॉर्ज और क्ले को धमकी देता है और उसके घर से दूर होने को कहता है। डैनी अपनी राइफल लेकर घर से बाहर आता है और वह जॉर्ज से उसके घर आने का कारण पूछता है, और तभी क्ले डैनी को बताता है कि उसके बेटे की हालत काफी गंभीर है और घर में घटा खौफनाक किस्सा डैनी को सुनाता है। डैनी दावा करता है कि यह जरूर उस रेडियो एक्टिव साउंड की वजह से हुआ है जिसको एक हथियार के रूप में यूज किया जा रहा है। इसके बाद वह उनकी मदद करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि डैनी भी अंदर से डर गया था और वह नहीं चाहता था कि कोई बाहर का व्यक्ति उसके घर के आसपास मंडराए, चाहे वह उसका दोस्त जॉर्ज क्यों ना हो। यह सुनकर जॉर्ज अपनी पिस्तौल निकालता है और डैनी भी अपनी राइफल जॉर्ज की तरफ कर लेता है। क्ले दोनों के बीच में आ जाता है और डैनी से अपने बेटे को बचाने की भीख मांगता है। क्ले डैनी को समझाता है कि जिस तरह वह अपने परिवार की रक्षा कर रहा है, उसी तरह वह भी अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है। क्ले की यह बातें सुनकर डैनी मान जाता है और उन्हें दवा दे देता है। इसके बाद जॉर्ज और क्ले गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब जॉर्ज बहुत डरा हुआ महसूस करता है। वहां से निकलने से पहले वह एक नजर डैनी की तरफ देखता है और उसे महसूस होता है कि कैसे एक ब्लैकआउट उसके दोस्त डैनी को उससे दूर कर सकता है। उसी तरह आने वाले समय में क्ले और उसका परिवार भी जॉर्ज के विरुद्ध जा सकता है और इसी डर से वह क्ले से आने वाले खराब समय के लिए साथ मांगता है। क्ले जॉर्ज का साथ देने का वादा करता है। उधर अमांडा और रूथ शेल्टर के बाहर आकर देखते हैं कि बाहर क्या चीज दौड़ रही है और दोनों को एक विशाल हिरणों का झुंड दिखाई देता है, जिसको देखकर रूथ और अमांडा दोनों डर जाते हैं। अमांडा जोर से जंगल में चिल्लाती है और सारे हिरण वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद दोनों रोज को ढूंढने का सफर फिर से शुरू करते हैं। कुछ कदम आगे बढ़ने पर अमांडा को वही घर दिखता है जो घर रोज ने शेल्टर की खिड़की से देखा था और वह अनुमान लगाती है कि रोज जरूर उस घर में होगी। वहीं रूथ को पेड़ों के बीच से एक ऐसा दृश्य दिखता है जो इस कहानी का अंत दिख रहा था, यानी गृह युद्ध।
और इस कहानी के आखिरी कुछ पलों में वही घर दिखाया जाता है जो रोज ने वीरान शेल्टर से देखा था। और आगे पता चलता है कि रोज उसे घर के मालिक की गैर मौजूदगी में उसे घर को तलाशती है और उसे एक ऐसा रहस्यमयी दरवाजा खोलती है जो कि उसे घर के बेसमेंट से जुड़ा होता है। और उसे बेसमेंट में ऐसी तैयारी की गई कि मानो कोई इंसान उसमें सालों तक रहना चाहता हो, और वहां हर चीज की व्यवस्था की गई थी। और अंत में रोज को फ्रेंड्स वेब सीरीज की फिल्म मिलती है जिसको रोज शुरू करती है, और यह फिल्म समाप्त हो जाती है।